हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2021 में आई एक कमाल की मिस्टीरियस हॉरर स्लैशर मूवी को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994। मूवी की शुरुआत साल 1994 से होती है, जहां हम शेडीसाइड मॉल में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हीथर होता है और यहीं उसका एक फ्रेंड रियान टोरेस भी होता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब मॉल बंद होने का टाइम आता है तो तभी हीथर को यहाँ किसी और के होने का भी एहसास होता है और तभी उसे एक स्कल मास्क पहने एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में चाकू भी होता है और वो हीथर पर चाकू से हमला कर देता है। हीथर उससे बचकर भागती है और अपने दोस्त रियान टोरेस को मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। तभी वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन इससे पहले वो पुलिस को कुछ भी बता पाती स्कल मास्क मैन वहाँ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे हीथर थोड़ी जख्मी भी हो जाती है। वो मदद के लिए अपने साथियों के पास जाती है, लेकिन उस स्कल मास्क मैन ने पहले ही उन सभी को मार दिया होता है और अब वो हीथर को भी पकड़ लेता है और उस पर चाकू से कई बार हमला करता है। मगर इसी दौरान हीथर उसका मास्क हटा देती है और ये उसका वही दोस्त रियान टोरेस होता है। अब तभी यहाँ एक ऑफिसर निक गुड आकर रियान टोरेस को शूट कर देते हैं, जिससे अब हीथर और रियान दोनों की यहाँ डेथ हो जाती है। लेकिन जिस टाउन में ये हुआ होता है यानी शेडीसाइड टाउन के लिए ये बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ ऐसे मर्डर होते रहते हैं, इसलिए इसे किलर कैपिटल ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सनीवेल टाउन होता है, जो कि पहले शेडीसाइड का ही एक पार्ट था, मगर अलग होने के बाद वो काफी खुशहाल होता है और यहाँ अमीर लोग बिल्कुल शांति से रहते हैं और उनके बीच कोई भी क्राइम नहीं होता। अब इसके बाद हम एक लड़की डीना को देखते हैं, जो कि शेडीसाइड में अपने भाई जोश के साथ रहती है और यहाँ वो अपनी फ्रेंड समैंथा के लिए एक नोट लिख रही होती है, क्योंकि डीना एक लेस्बियन होती है और अब डीना का समैंथा यानी सैम के साथ ब्रेकअप हो गया होता है। साथ ही सैम अब शेडीसाइड टाउन को छोड़कर सनीवेल चली गई होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीना का भाई जोश कंप्यूटर पर किसी से चैट कर रहा होता है। यहाँ जोश को लगता है कि शेडीसाइड में जितने भी लोगों ने अपने दोस्तों का मर्डर किया है वो एक विच सेराफियर के कंट्रोल में थे और सेराफियर ने ही साल 1666 में सनीवेल और शेडीसाइड को अलग करके शेडीसाइड को शापित कर दिया था और वही यहाँ के लोगों को किलर बनाती है। जोश ये बात अपनी बहन डीना को भी बताता है और कहता है कि कल रात सेराफियर ने ही एक मॉल में रियान टोरेस को पोजेस्ट करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को मरवा दिया था। लेकिन डीना को विच की स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता और वो खुद भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होती। अब इसके बाद ये दोनों स्कूल जाते हैं, जहां हम डीना के दो और फ्रेंड केट और साइमन को देखते हैं, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि कल रात हुए मर्डर में उस विच सेराफियर का ही हाथ है। उन दोनों को भी विच की स्टोरी पर विश्वास नहीं होता, वो दोनों बस डीना के साथ किडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन डीना उन दोनों से कहती है कि उसे किसी विच ने पोजेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो भी हम सब की तरह इस शहर में रहने की वजह से खुश नहीं था और वो भी इस शहर में रहने की वजह से पागल हो गया और उसने ये सब किया। मगर केट और साइमन डीना को इतना टेंस और गुस्से में देखकर उसका मूड चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ डीना पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर केट डीना को कुछ इलीगल प्रिस्क्रिप्शन दिखाती है और वो दोनों स्कूल में ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि वो इसे बेचकर इस शहर शेडीसाइड को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ डीना उन दोनों को ऐसा करने के लिए डांटती है, क्योंकि ड्रग्स की वजह से ही साइमन का भाई हाल ही में मरते मरते बचा था। लेकिन केट और साइमन डीना से कहते हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और फिर उसे डॉक्टर्स ने बचा लिया था। अब इसके बाद आज रात शेडीसाइड और सनीवेल की फुटबॉल टीम्स के बीच एक मैच होने वाला था। यहाँ रात में सभी अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के बाद शेडीसाइड से सनीवेल जाते हैं, जहाँ सैम भी अपने एक नए फ्रेंड पीटर के साथ होती है और पीटर उसके काफी क्लोज हो रहा होता है, जो देखकर डीना को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से अलग जाकर बैठ जाती है। यहाँ सैम डीना के पास आती है। दूसरी तरफ हम उसी ऑफिसर निक गुड को देखते हैं, जो कि सनीवेल में ही रहता है और उसका भाई यहाँ का मेयर होता है। यहाँ निक गुड शेडीसाइड में होने वाले मर्डर पर दुख जताते हुए एक स्पीच देता है, लेकिन तभी सैम का फ्रेंड पीटर शेडीसाइड को जला देने के लिए कहता है, जिस वजह से यहाँ शेडीसाइड और सनीवेल के ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सैम और डीना के बीच भी बहस हो रही होती है और तभी इन्हें फाइट की आवाजें आने लगती हैं। वो दोनों यहाँ से ग्राउंड में जाती हैं। फिर जब फाइट रुक जाती है और शेडीसाइडर्स वापस जा रहे होते हैं तो तभी पीटर अपनी कार से उनके पीछे आता है और उन पर कुछ बॉटल से हमला करता है और इनके साथ सैम भी होती है। हालांकि सैम पीटर को ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन डीना को ये देखकर लगता है कि सैम ने सनीवेल वालों की साइड को चुन लिया है, इसलिए अब डीना को काफी गुस्सा आता है और वो केट से दरवाजा खोलने का कहकर उनकी कार पर पानी फेंकने के लिए कहती है। लेकिन अचानक से डीना की नाक से खून बहने लगता है, जिससे वो पानी गलत टाइमिंग पर गिर जाता है और उनकी कार जंगल में चली जाती है, जिससे सैम और पीटर का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी सैम गाड़ी से बाहर आती है, जो कि काफी जख्मी हो गई होती है और उसकी नाक से खून बह रहा होता है और जैसे ही उसका खून यहाँ की जमीन में लगता है तो उसे कुछ विजन्स दिखते हैं, जिसमें वो सेराफियर को देखती है। अब तभी यहाँ डीना और उसके दोस्त आ जाते हैं। केट उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो इसका सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन तभी यहाँ सैम को ब्लड वॉमिट होती है और उसका ब्लड साइमन के ऊपर लग जाता है और यहाँ सैम की हालत काफी खराब होती है। फिर इसके बाद यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आती है, जिसमें वही पुलिस ऑफिसर निक गुड होता है, मगर यहाँ सब झूठ बोल देते हैं कि ये बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, जिसमें उनकी कार पीछे से आते हुए बस से टकरा गई। लेकिन फिर ऑफिसर के जाने के बाद पीटर गुस्से में आकर डीना से कहता है कि तुम सब मरोगे। फिर इसके बाद अगले दिन डीना देखती है कि उसके शूज में सैम का ब्लड
ब्लड लगा हुआ है। यही वो न्यूज में एक लड़के मार्टिन को देखती है जो कि बताता है कि मॉल में जितने भी मर्डर हुए वो रैन टोरेस नहीं किए थे और वो पागल हो गया था, लेकिन अब वो भी मर चुका है। यही अब रात का समय होता है और कोई डीना के घर की डोरबेल बार बार बजाता है, लेकिन जब डीना बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता, मगर डीना देखती है कि वहीं एक स्कल मास्क पहना कोई खड़ा हुआ है। डीना को लगता है कि ये पीटर है जो कि उस एक्सीडेंट के बाद डीना को डराकर उससे बदला लेने आया है, लेकिन डीना उससे बिल्कुल भी नहीं डरती और अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो स्कल मास्क मैन वहां से भागकर डीना के सामने उसके घर के पीछे आ जाता है और उसके पास एक चाकू भी होता है जिस पर किसी का ब्लड लगा हुआ होता है। तभी डीना बाहर आती है, लेकिन इतनी ही देर में वो यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम केट और साइमन को देखते हैं, जहां डीना केट को कॉल करके बताती है कि पीटर उसे परेशान कर रहा है और उसने स्कल मास्क पहना है। अब तभी यहाँ केट और साइमन को भी कुछ आवाज सुनाई देती है और वो दोनों देखते हैं कि वो स्कल मास्क मैन उनके घर में आकर कुछ ढूंढ रहा है और केट और साइमन छुपकर उसे देख रहे होते हैं। और केट उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन साइमन उससे कहता है कि तुम ये मत करो, उसके हाथ में चाकू है। और इतनी ही देर में वो स्कल मास्क मैन यहाँ से भी गायब हो जाता है। अब इसके बाद केट और साइमन डीना के पास आते हैं, जहाँ इन सभी को पीटर पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये सभी हॉस्पिटल में सैम के पास जाते हैं, जहाँ उसके साथ पीटर भी होता है। हॉस्पिटल में डीना सैम को सब कुछ बताती है, मगर सैम कहती है कि वो स्कल मास्क मैन कोई और होगा क्योंकि पीटर यहाँ उसके साथ हॉस्पिटल में था। अब यहाँ फिर से डीना और सैम के बीच लड़ाई होने लगती है और तभी यहाँ वो स्कल मास्क मैन आकर पीटर को मार देता है। ये देखकर डीना और सैम यहाँ से भागती हैं और दूसरी तरफ जाकर छुप जाती हैं। यहाँ वो स्कल मास्क मैन 2 और लोगों को भी मार देता है और फिर वो सैम को पकड़ लेता है, लेकिन डीना उसे छुड़ा लेती है और डीना देखती है कि ये स्कल मास्क मैन तो रैन टोरेस है जिसने मॉल में लोगों का मर्डर किया था। अब ये देखकर डीना काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर इसके बाद ये सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से एक एम्बुलेंस को चुराकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पुलिस को बताते हैं कि रैन टोरेस ने उन पर हमला किया था। लेकिन यहाँ वो पुलिस ऑफिसर डीना और सैम की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि रैन टोरेस को तो निक गुड ने उसी रात उस मॉल में मार दिया था। यहाँ शेरिफ निक गुड भी होता है जिसने मार्टिन को पकड़ लिया होता है, क्योंकि मॉल में हुए मर्डर में शेरिफ को मार्टिन भी इन्वॉल्व लगता है। अब यहाँ डीना निक गुड को सब कुछ बताती है और फिर यहाँ इन्हें कॉल आती है कि हॉस्पिटल में एक हादसा हो गया है, जिसके बाद निक गुड वहाँ जाता है और अपने कलीग को डीना और सैम से बात करने के लिए कहता है। यहाँ डीना उस ऑफिसर के पास गन देखती है और बहुत चालाकी से उसकी गन को चुरा लेती है और सैम के साथ यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ बाहर साइमन को किसी लड़की के गाने की आवाज आती है और साइमन उसके पास जाता है, लेकिन वो लड़की साइमन पर रेजर ब्लेड से हमला कर देती है। साइमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइमन को मारने वाली होती है, मगर तभी डीना यहाँ आती है और उसे गन से शूट कर देती है और साइमन यहाँ से भागता है। लेकिन उस लड़की को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं होता और वो खुद ही हील हो जाती है और सैम ये सब कुछ देख लेती है। अब इसके बाद ये सब घर आते हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़की कौन थी और उसे गोली लगने के बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी साइमन उन्हें बताता है कि उसके पास रेजर ब्लेड था और वो कुछ गा भी रही थी। ये सुनकर जोश चौंक जाता है और सबको एक पुराने न्यूज़पेपर में एक पिक्चर दिखाता है जो कि उसी लड़की की होती है और इसका नाम रूबी लेन होता है, जिसने 30 साल पहले एक पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स और अपने आप को मारा था, जैसे कि मॉल में रैन टोरेस ने सबको मारा था। और ये दोनों ही शेडी साइड के किलर्स में से एक हैं। फिर जोश सबको बताता है कि हमेशा से ही शेडी साइड में एक नॉर्मल इंसान पागल होकर किलर बन जाता है और सबको मार देता है। यहाँ जोश सबको एक पादरी की पिक्चर दिखाता है और बताता है कि इस पादरी को ही शेडी साइड का सबसे पहला किलर माना जाता है, जिसने साल 1666 में बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल ली थी। फिर जोश सबको बताता है कि इन सभी लोगों को किलर बनाने वाली एक विच सेरा फियर है, जिसे साल 1666 में लोगों ने पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी थी। लेकिन लोगों के मारने से पहले उसने अपने हाथ को काटकर शैतान के साथ एक सौदा किया था और इस जगह को शेडी साइड और सनीवेल में बांट दिया था और शेडी साइड को स्थापित कर दिया था। यहाँ केट कहती है कि वो मरे हुए किलर्स हमें क्यों मारना चाहते हैं और वो विच सेराफियर हमारे पीछे क्यों पड़ी है। और फिर यहाँ सैम सबको बताती है कि कल रात जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने विच को देखा था। जिसके बाद अब ये सभी उसी जगह जाते हैं जहाँ सैम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ चेक करने पर इन्हें एक जगह के नीचे कुछ स्केलेटन मिलते हैं जो कि जंजीरों से बंधे हुए होते हैं और इन पर सेराफियर लिखा होता है, जिसका मतलब है कि ये सेराफियर की ही कब्र है जिसे अनजाने में सैम ने खराब कर दिया और इसी वजह से सेराफियर भड़की हुई है। फिर साइमन कहता है कि क्यों ना हम इसकी कब्र को वापस ठीक कर दें, शायद वो इससे शांत हो जाए। जिसके बाद ये सभी हड्डियों को एक जैकेट में रखते हैं और इसी दौरान सैम की नाक से फिर से खून बहने लगता है और वो खून सेराफियर की हड्डियों पर लग जाता है और सैम को फिर से सेराफियर दिखती है जो कि उससे कुछ कह रही होती है। तभी डीना उसके पास आ जाती है। दूसरी तरफ जोश चारों तरफ नजर रख रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि उनके पास शायद कोई आ रहा है और वो सबसे जल्दी से कब्र को वापस ठीक करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये सब कब्र को ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ एक और किलर थॉमस आ जाता है, बट शॉकिंगली वो जोश को नहीं मारता और डायरेक्ट सैम पर हमला करता है, लेकिन डीना उसे बचा लेती है। जिसके बाद ये सभी एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं, मगर अब इन्हें समझ नहीं आता कि कब्र ठीक होने के बाद भी वो सबको क्यों मारना चाहती है। लेकिन तभी सैम कहती है कि वो सबके पीछे नहीं है, वो बस मुझे मारना चाहती है। फिर सैम सबको बताती है कि उसने सेराफियर को देखा था और वो शायद मुझसे यही कह रही थी।
तभी जोश कहता है कि वो सब किलर सैम को ही मारना चाहते हैं। जोश सबको बताता है कि थॉमस उसके पास से निकल गया और उसने उसे कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर डीना कहती है कि वो स्कल मास्क मैन फिर हमारे घर पे क्यों आया था और उस रूबी लेन ने साइमन पर हमला क्यों किया। तब केट उससे कहती है कि स्कल मास्क किलर ने उन्हें कुछ भी नहीं किया, शायद वो साइमन के कपड़ों पर लगे सैम के खून को सूंघते हुए घर तक आया था। अब यहाँ डीना देखती है कि उसके शूज पर भी सैम का खून लगा है, जिसके बाद ये सभी समझ जाते हैं कि सारे किलर सैम को ही मारना चाहते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर निक गुड को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में कई सारे लोगों की डेथ बॉडीज मिलती हैं जिन्हें रियान टोरेस ने ही मारा होता है। फिर इसके बाद शेरिफ गुड किसी के घर जाता है और एक नोट लिखकर देता है जिसमें लिखा होता है कि इट्स हैपनिंग अगेन, जिससे पता चलता है कि निक गुड भी कुछ जानता है। अब वहीं डीना और बाकी सब अपने स्कूल पहुंच चुके होते हैं, जहां ये सभी अपने कपड़े चेंज करते हैं और ये सब प्लान बनाते हैं कि वो सारे किलर्स को यहाँ अट्रैक्ट करेंगे और एक रूम में बंद कर उन्हें जलाकर मार देंगे। जिसके बाद ये सभी प्लान को अंजाम देते हैं और सैम के खून को पानी में मिक्स करके उस जगह तक फैलाते हैं जहाँ इन्हें किलर्स को कैद करना है। जिसके बाद सैम वहीं रुकती है और खून को सूंघते हुए किलर्स यहाँ आने लगते हैं। फिर यहाँ रूबी लेन, रियान टोरेस और थॉमस के अलावा कई सारे किलर्स आते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं जहाँ वो सैम पर हमला करते हैं। लेकिन सैम यहाँ से पहले ही निकल गई होती है और ये सभी सारे किलर्स को उस रूम में बंद करके आग लगा देते हैं, जिससे वो किलर वहीं जलने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ये सभी आग बुझाकर अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ सारे किलर्स फिर से हील होने लगते हैं। ये सभी यहाँ से भागते हैं और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। यहाँ अब केट काफी डरी हुई होती है और कहती है कि हमें सैम को उन किलर्स को दे देना चाहिए, मगर डीना को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो नहीं चाहती कि सैम को कुछ भी हो, क्योंकि वो सैम को अब भी प्यार करती है। लेकिन केट जोश की कलेक्ट की गई न्यूज़पेपर की कटिंग्स को दिखाती है और कहती है कि ये सभी भी मारे गए थे और विज ने जिन को मारने के लिए चुना था उसने सबको मार ही दिया था। यहाँ अब सैम समझ जाती है कि उसकी मौत पक्की है, इसलिए अब वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से बाकी सब भी मारे जाएं। इसलिए अब सैम बाहर किलर्स के सामने जाने का फैसला करती है और वो बाहर जाने लगती है। डीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केट डीना को नहीं रोकने देती और सैम बाहर चली जाती है, जहां अब थॉमस उसकी तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ जोश उन्हीं न्यूज़पेपर्स की कटिंग में एक स्ट्रेंज चीज को रीड करता है और ये सब सैम के मरने से पहले उसे वापस रूम के अंदर ले आते हैं। फिर जोश सबको बताता है कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में सी बर्मन के बारे में लिखा है, जो कि साल 1978 में कैंप नाइटविंग में थी और किलर्स उसे ही मारना चाहते थे, लेकिन वो किसी तरह बच गई थी और वो आज भी जिंदा है। अब इसके बाद ये सभी सी बर्मन के नंबर को ढूंढकर उसे कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। तभी डीना वॉइसमेल छोड़ते हुए अपने बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि हम लोग मुसीबत में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी एक्स की मदद से दरवाजे को तोड़कर अंदर आने वाला होता है। तभी सैम को वहां पढ़कर पता चलता है कि सी बर्मन पहले मर गई थी। वो ये बात डीना को बताती है कि सी बर्मन जंगलों में मिली थी, जिसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर एक लड़के ने सीपीआर किया जिससे उसके दिल की धड़कनें वापस आ गई और इसीलिए वो आज जिंदा है। अब ये पढ़कर वो सब समझ जाते हैं कि इन्हें भी सैम को मारना होगा, जिससे वो विच उसका पीछा छोड़ देगी और फिर ये सब भी सैम को वापस सी बर्मन की तरह सीपीआर करके जिंदा कर लेंगे। और अब ये सब जानने के बाद डीना और बाकी सब यहाँ से निकलते हैं और वापस एम्बुलेंस में आकर एक स्टोर में जाते हैं, जहां साइमन कुछ मेडिसिन निकालता है और सबको बताता है कि कुछ समय पहले इन्हें लेने की वजह से उसका भाई लगभग 2 मिनट के लिए मर गया था, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया और वो आज बिल्कुल ठीक है। और फिर केट सैम को बताती है कि उन मेडिसिन को किस ऑर्डर में और कितने टाइम के गैप में लेना है, जिससे वो बस थोड़े समय के लिए मर जाएगी और फिर ये सब उसे वापस जिंदा कर सकेंगे। अब इसके बाद केट, साइमन और जोश अपने ऊपर सैम का ब्लड लगा लेते हैं ताकि वो थोड़े समय के लिए सैम से उन किलर्स को डाइवर्ट कर सकें। जिसके बाद अब ये सब अलग हो जाते हैं और किलर्स यहाँ आ जाते हैं। वहीं सैम भी मेडिसिन की डोज को लेना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी ही देर में वो अपने होश खोने लगती है, लेकिन डीना उसे मेडिसिन की दूसरी डोज देती है। फिर इसके बाद सभी को यहाँ रूबी लेन के गाने की आवाज आती है, जो कि यहाँ आ चुकी होती है। तभी डीना सैम को लास्ट डोज देने वाली होती है, मगर यहाँ स्कल मास्क मैन यानी रियान टोरेस आकर इन पर हमला करने वाला होता है, मगर तभी यहाँ केट आकर उसे रोक देती है और डीना और सैम यहाँ से भाग जाते हैं, मगर इनसे मेडिसिन की लास्ट डोज छूट जाती है। तभी यहाँ डीना पानी देखती है और सैम का मुंह पानी में डालती है ताकि थोड़ी देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएं। वहीं दूसरी तरफ स्कल मास्क मैन केट को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला करता है, जिसके बाद वो केट को यहाँ मार देता है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस एक एक्स की मदद से साइमन को भी मार देता है और ये देखकर जोश वहाँ से बचकर भागता है और अब सारे किलर्स इनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सैम की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और वो सारे किलर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। डीना तुरंत ही सैम को बाहर निकालती है और उस पर कई सारे इंजेक्शंस लगाती है, लेकिन कई सारे इंजेक्शंस लगाने के बाद भी सैम की दिल की धड़कनें वापस नहीं आती। डीना सैम को वापस होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और इसके थोड़ी देर बाद सैम की सांसें वापस आ जाती हैं और सैम वापस जिंदा हो जाती है और यहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इसके बाद अगले दिन डीना, सैम और जोश ऑफिसर निक गुड की पूछताछ में फिर से झूठ बोल देते हैं कि वो सैम की दवाइयाँ स्टोर में लेने गए थे और अचानक से वहाँ लाइट्स ऑफ हो गई और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वो एक काउंटर के पीछे छुप गए और वो पुलिस को मिलने तक वहीं थे और उन्हें कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ। और इसके बाद अब केट और साइमन की मौत को भी शेडीसाइड में होने वाले हादसों में से एक हादसा डिक्लेयर कर दिया जाता है और यहाँ पुलिस स्टेशन में जोश मार्टिन को यहाँ से भागने में मदद कर देता है और मार्टिन उसे अपने कार देता है, जिसके बाद अब ये तीनों पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इसके बाद जब डीना, सैम और जोश डीना के
घर पर होते हैं तो यहाँ डीना को एक कॉल आती है और दूसरी तरफ सी बर्मन होती है जो कि विच से बच गई थी। वो डीना की आवाज सुनकर कहती है कि तुम अब तक जिंदा हो। तब डीना उससे कहती है कि अब सब खत्म हो गया है, मगर सी बर्मन कहती है कि कभी भी खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसको किसी की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और फिर हमें विच के रूप में किसी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक कर रहा होता है और उसके पास की रॉक वॉल में उन सभी किलर्स के नाम होते हैं और इनमें रैन टोरेस के बाद अब सैम का नाम भी जुड़ जाता है, जिसका मतलब है कि अब सैम भी बाकी सबकी तरह ही एक किलर बन जाएगी। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम पोजेस्ड होकर डीना पर हमला कर देती है, जिसके बाद अब यहाँ सैम और डीना में फाइट होने लगती है, जिसमें सैम डीना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डीना किसी तरह बचते हुए सैम को बांध देती है और फिर डीना कहती है कि वो सैम को बचाकर ही रहेगी। और फिर हम देखते हैं सी बर्मन को जो कि डीना और जॉश को बताती है कि किस तरह उसे सेरा फियर के बारे में पता चला और उसके दोस्तों में से अकेले वो ही कैसे सर्वाइव कर पाई। और फियर स्ट्रीट का पार्ट 1 1994 यही खत्म हो जाता है और इसके आगे की कहानी कंटिन्यू होगी इसके सेकंड पार्ट में, जहां हमें सेरा फियर से जुड़ी कई सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और हम देखेंगे कि क्या डीना सैम को बचा पाएगी और आखिर सेरा फियर का ओरिजिन और उसका मकसद क्या है। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फियर स्ट्रीट के सेकंड पार्ट में।